हाँ जी सर, आई होप यू हैड अ नाइस ब्रेक। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी फोकसिंग ऑन इज अदर करंट लायबिलिटीज। लाइक फोक्स मुझे बताते रहना इन केस द स्क्रीन फ्रीज एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है, फिर से ना हो जाएगा इशू। तो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू समथिंग नोन एज अदर करंट लायबिलिटी। सर ऊपर जो भी हमने लायबिलिटीज पढ़ी करंट लायबिलिटीज, उसमें इफ नथिंग इज बीइंग कैटेगराइज देन इट कम्स एज पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज। हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जो हमने इनकम स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी किया था, इट इज आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एक्सपेंसेस मतलब सर ऐसे एक्सपेंस जो हमें कर लेने चाहिए थे बट हमने करे नहीं, मतलब जो ऐसी पेमेंट जो हमें कर देनी चाहिए थी इस पीरियड में बट हमने करी नहीं, हम नेक्स्ट पीरियड में हम पे करते हैं। समझ में आया? या तो कोई डाउट या तो कोई क्वेरी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि सैलरी of rupees 12,000, ठीक है, of 12,000 for the month December 2025 paid on 7th Jan 26। समझ में आया? या तो कोई डाउट है या तो कोई क्वेरी। तो 2025 की सैलरी है ये, मतलब जो भी आपने सर्विसेज दी होगी, जो एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी थी उसने तो 2025 में दी थी, करेक्ट। तो एक्सपेंस किसके लिए है? इट इज फॉर द पीरियड, एक्सपेंस फॉर द ईयर 2025, करेक्ट। तो हमें रिकग्नाइज तो 2025 में ही करना चाहिए, करेक्ट। हाउएवर हम इसको पे कब करें? 2026 में एक्चुअल पेमेंट हो रही है। समझ में आया? एक्चुअल पेमेंट। बट इसको हम रिकॉर्ड कब करेंगे? हम 2025 में ही रिकॉर्ड करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग। बिकॉज ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? बताओ, शैल वी मूव अहेड? तो अगर हमें एंट्रीज पास करनी हो 2025 में एंड 2026 में, हम क्या एंट्रीज पास करेंगे या क्या बैकएंड बुक्स में ट्रांजैक्शन चल रही है, हमें वो समझाना पड़ेगा। सर हमारा एक्सपेंस 2025 का है तो हम सर सैलरी एक्सपेंस बुक करेंगे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि जब भी हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है मतलब डेबिट। तो हमने यहाँ पे डेबिट किया कितना? 12,000। हमें क्या करना चाहिए था? टू कैश हमें पे कर लेना चाहिए था, बट हमने पे किया नहीं। उन्होंने सामने से बोला कि हमने पे नहीं किया है। इंस्टेड हमारी एक लायबिलिटी बन गई। क्या लायबिलिटी है? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा, क्योंकि अब भी हमने पे नहीं किया तो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 12,000। तो 12,000 इज नाउ आर लायबिलिटी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? 2026 में हमने एक्चुअली पे किया। हमने कैसे पे किया? वाया कैश। तो कैश हमारा कम हुआ, एसेट हमारा कम हुआ। जब भी कम होते तो क्या होता है सर? व्हेन एसेट रिड्यूसेस वो क्रेडिट होता है, तो टू कैश हो गया, करेक्ट। कितना? 12,000। क्या अब फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा? क्या ऑब्लिगेशन है हमारी कोई? क्या हमारी ऑब्लिगेशन? नहीं, हमारी ऑब्लिगेशन थी, अब वो खत्म होगी क्योंकि हम अब पे कर चुके हैं। तो ये जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी की जो ये लायबिलिटी थी, ये सर लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और लायबिलिटी जब भी कम होती है क्या होता है? डेबिट होता है, करेक्ट। डेबिट होता है कितने से? 12,000 से। समझ में आया? तो दिस इज द एंट्री। हमने इनकम स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी ये किया हुआ है। या तो कोई डाउट या तो कोई क्वेरी। नाउ माय डाउट या माय क्वेरी फ्रॉम यू इज सर, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इज इट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और नॉट? लायबिलिटी और नॉट? आप मुझे बताओ, हम तब तक नोट्स पढ़ते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला क्या आता है? आउटस्टैंडिंग और योर अक्रूड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का एक शॉर्ट फॉर्म होता है O/S। आउटस्टैंडिंग इज बेटर अंडरस्टूड दिस वे। इसमें उन्होंने क्या लिखा है? इट अराइजेस ड्यू टू अक्रूवल अकाउंटिंग। ये एक्सपेंसेस जो हमें कर लेने चाहिए थे बट हमने नहीं करे, जो पेमेंट कर लेनी चाहिए थी हमने नहीं करी। व्हाई डज इट अकर? इट अकर्स ओनली बिकॉज ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग विच इज ऑल्सो नोन एज पीरियड बेस्ड अकाउंटिंग। पीरियड बेस्ड अकाउंटिंग। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट?
इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक्सपेंसेस रिकग्नाइज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट टुडे, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस है, हमें सैलरी पे करनी थी तो हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। हाउएवर जो कैश पेमेंट है वो फॉलोइंग पीरियड्स में होगी, और जब कैश ट्रांजैक्शन होगा तो हम कैश की तब ट्रांजैक्शन दिखा देंगे। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड। फिर आता है समथिंग नोन एज डेफर्ड और अनअर्न्ड इनकम। इसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं। दिस इज योर होमवर्क, हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब सर व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड इनकम? डेफर्ड इनकम, इसको मैं सेकंड नीचे दिखा देता हूँ। डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम बोल सकते हो या एडवांस्ड, एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव। अब सर आपने कुछ पहले ही रिसीव कर लिया, अभी तक आपने गुड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे बट आपको पहले ही मिल गया। से फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है मिस्टर आरव। अब सर उसने अपने घर को पेंट करना है, उसको अलग अलग कलर्स चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, अलग अलग कलर्स चाहिए, करेक्ट? हमने XYZ है, XYZ ने बोला कि खर्चा कितना आएगा, 50,000 का आएगा, करेक्ट? उसने सर ये 50,000 दे दिए, उसने 50,000 पे कर दिया हमें। हाउएवर XYZ बोलता है सर आपने हमें पे तो कर दिए, हमें भी टाइम लगेगा ना सोर्स करने से, सोर्स करने के लिए तो हमें भी टाइम लगेगा टू सोर्स द रॉ मटेरियल्स, हमें रॉ मटेरियल मिलेंगे, फिर हम इनकी प्रोसेसिंग करेंगे, करेक्ट? जब ये रेडी हो जाएगा तब हम आपको बेच पाएंगे। तो वो कहते हैं कोई इशू वाली बात नहीं है, जब आप रेडी हो पाए, जब वो रेडी होएगा आप मुझे तब दे देना। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड। तो 2025 में 2026 में क्या हुआ? 2025 में आरव ने हमें कैश पे कर दिया, तो हमारे लिए तो कैश रिसीव हो गया है, करेक्ट? से वही एग्जांपल है सर, ये 15th, दिस इज ऑन 15 दिसंबर 2025 एंड हमने कब डिलीवर किया? हमने डिलीवर किया आफ्टर 3 मंथ्स, दैट इज 15 मार्च 26, करेक्ट? हमने उसको 15 मार्च 26 पे डिलीवर किया, बट हमें कैश कब मिल गया? 15 दिसंबर पे ही हमें कैश मिल गया था, तो हमें कैश रिसीव हो गया था। बट क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए हमारा सेल का ट्रांजैक्शन? क्या सेल्स 2025 में हुई है? नहीं, सेल्स नहीं हुई है 2025 में, सेल्स तो यहाँ होंगी, सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज हुई है। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? तो अगर हमें एंट्रीज लिखनी हुई तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हमें एक एसेट मिला, एसेट बड़ा में कैसे मिला सर? हमें कैश मिला ना, कैश मिला, तो कैश मिला तो क्या होगा? डेबिट, तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 50,000, करेक्ट? हाउएवर ये हमें जो कैश मिल गया है, अभी तक हमने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दी है, तो हमें तो वी हैव टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज ना, तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमें ये पेंट्स डिलीवर करने पड़ेंगे उसको, है ना? तो टू क्या होता है? ये टू अनअर्न्ड रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है ये अभी अनअर्न्ड है, हमने अभी अर्न नहीं किया है, वी डू नॉट हैव द राइट टू रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि सर अभी हमने गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं दिए, करेक्ट? तो ये 50,000। समझ में आया? या तो कोई डाउट, या तो कोई क्वेरी? अब सर 2026 में क्या होगा? अब यहाँ पे एक्चुअली रेवेन्यू रिकग्नाइज होएगा, तो सर टू इनकम बोल दो या टू रेवेन्यू बोल दो, हम यहाँ पे रिकग्नाइज करेंगे आंसर। जब भी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है, करेक्ट? अब क्या हमारी कोई लायबिलिटी है टू गिव फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज? नहीं, हम अब दे चुके हैं। तो ये जो हमारी अनअर्न्ड इनकम की लायबिलिटी थी, अनअर्न्ड रेवेन्यू की जो भी ये लायबिलिटी थी, उसको हम हटा देंगे, उसको कम कर देंगे, उसको कम कर देंगे मतलब डेबिट कर देंगे। कैसे? कितने से? 50,000, 50K से। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, इज दिस अ फाइनेंशियल लायबिलिटी? आप बताओ, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं? इज इट येस और इज इट नो? नो सर, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि यू हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। यस, यू हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, बट डू यू हैव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश? नहीं, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, बट इट इज टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? वही सर पेंट्स वाले, अलग अलग कलर्स के हमने पेंट्स डिलीवर करने हैं। समझ में आया?
या तो कोई डाउट या तो कोई क्वेरी। दिस इज योर इंटायर डिस्कशन ऑन, सर दिस इज योर इंटायर डिस्कशन ऑन करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट। अब हम थोड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि वी आर कंफर्टेबल। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी। शैल वी मूव अहेड? बताओ। ये लो सर, क्वेश्चन 7, when a company receives customer deposits for goods yet to be delivered the appropriate entries are, कि हमें रिसीव मिल गया है, ये अनअर्न्ड रेवेन्यू ही तो हो गया, यही जो हम बात कर रहे थे, करेक्ट। अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड लायबिलिटीज क्या होता है आपको ये बताना पड़ेगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स डेफर्ड रेवेन्यू फ्रॉम अकाउंट्स पेबल व्हेन एनालाइजिंग अ कंपनीज liquidity, very very important. What is the difference between deferred revenue and what is the difference between accounts payable? Deferred revenue requires future में cash outflows, while accounts payable does not. Does account payable require future में cash outflow versus deferred revenue requires cash outflow? बताओ सर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, accounts payable represents future cash obligations whereas deferred revenue represents future service obligations, और ऑप्शन सी, both require equivalent cash settlements। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अगर ये एक क्वेश्चन विल हेल्प यू सॉल्व एंटायरली एवरीथिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन। बताओ सर, गुड क्यों? डेफर्ड रेवेन्यू और ट्रेड पेबल्स में, डेफर्ड रेवेन्यू एंड ट्रेड पेबल्स में यही तो डिफरेंस है। डेफर्ड रेवेन्यू में सर हम गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, बट ट्रेड पेबल्स में हम कैश डिलीवर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड यहाँ पे इट इज अ नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। समझ में आया? देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द आंसर। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया एक बारी प्लीज लेक्चर देखना, इनकम स्टेटमेंट वाला भी लेक्चर देखना जिसमें हमने ये रिवाइज किया है, जिसमें हमने इन डेप्थ वो किया है। फिर आता है क्वेश्चन 10, which of the following best explains why investors monitor changes in deferred revenue? उसको जो investors है, why do they monitor the changes in deferred revenue? कि deferred revenue बढ़ तो नहीं रहा, कम तो नहीं हो रहा। It signals potential decline in profitability. Growth in deferred revenue often reflects signs of future growth. It indicates a reduction in future cash flows. Very good question. Take this as homework. इसको हम कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इन द क्लास हम, मुझे रिमाइंड करना, हम यही लेके चलेंगे आगे, ये हमें करना ही करना है ये, बट आई वांट कि पहले यू शुड स्पेंड टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेरी? बताओ। आई नो द आंसर, मैं आपको आंसर अभी बता दूंगा, बट आई वॉन्ट यू टू सिट ऑन दिस क्वेश्चन। हम कल फर्स्ट थिंग इन द क्लास इसी पे ही स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। बताओ, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? शैल वी मूव अहेड? अब सर हम कहाँ हैं इन द एंटायर करिकुलम ऑफ द बैलेंस शीट? हमने बैलेंस शीट स्टार्ट करी। बैलेंस शीट के एलिमेंट्स क्या है? ए इज इक्वल टू एल प्लस ई विच इज नथिंग बट योर अकाउंटिंग इक्वेशन। ए में हमने एसेट्स पढ़ लिया है, एल में हमने लाइबिलिटीज पढ़ लिया है, बट कुछ अभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जब हम चैप्टर स्पेसिफिक उठाएंगे तो उन चैप्टर्स में वो और लाइबिलिटीज इन डेप्थ समझ में आ जाएगा हमें। नाउ वी एंटर इनटू इक्विटी। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ। शैल वी मूव अहेड? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? उसके हिसाब से विल मूव अहेड। Equity is nothing but your residual interest. Equity is nothing but what a company owes to its owners. Owners बोल दो या insiders बोल दो। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई क्वेरी? XYZ Limited sir, it wanted to purchase a machinery of 5 lakh rupees. करेक्ट? इसके पास पैसे नहीं थे, ऑब्वियसली सर सबके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इट वेंट टू HDFC। HDFC से उसने एक लोन लिया 3 lakhs का, और जो बचा हुआ था ये सर ओनर ने खुद डाला। ओनर ने अपनी खुद की सेविंग्स डाली। कितनी डाली सर? 2 lakhs की। तो XYZ owes 3 lakhs to outsiders, outsiders मतलब HDFC, and it owes 2 lakhs to the insiders, to the owners। कितना सर? 2 lakh। तो इसी को ही हम बोलते हैं इक्विटी। इसी को ही हम बोलते हैं कि सर ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ये इसी की ही कंपनी है, इसलिए उसने अपना एक इंटरेस्ट है उसका एट स्टेक। समझ में आया? इसकी एक स्किन इन द गेम है, स्किन
इन द गेम। आपने सुना होगा शार्क टैंक में वर्ड। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब सर जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा इसमें बनाता हूँ, दिस इज अ बैलेंस शीट, करेक्ट। यहाँ पे आ गए आपके, यहाँ पे आ गए आपके सर एसेट्स। एसेट्स कैसे कैसे सर? कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स सभी ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ गई, करेक्ट। और भी अगर कोई एसेट्स है तो हमने वो भी ले लिया, करेक्ट। समझ में आया? कोई आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, कोई आपकी आईपी है, आईपी मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कोई आपकी इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट हमने पढ़ा था, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गया, वो सब आ गया, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास इक्विटी है एंड यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटीज़ है। अब लायबिलिटीज़ को हम करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ सारा का सारा हमने दिखा दिया। तो कैश, इन्वेंट्री, टीआर, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करेक्ट। अब सर ये जो XXX अमाउंट है, इसका मतलब क्या है? दीज आर योर बुक वैल्यूज़, दीज आर योर बुक वैल्यूज। बुक वैल्यूज का क्या मतलब है? द वैल्यूज दैट आर अपीयरिंग इन द बुक, करेक्ट। इसको हम और भी क्या बोलते हैं? हमने कल पढ़ा था, कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं या कैरिंग वैल्यूज भी पढ़ते हैं, करेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज A इज इक्वल टू, अकाउंटिंग इक्वेशन से A इज इक्वल टू L प्लस E, करेक्ट। समझ में आया? E क्या है? अगर हम ट्रांसपोज करें A माइनस L, करेक्ट। तो अगर सर एसेट्स जो है हम BV पे ले रहे हैं, BV मतलब बुक वैल्यू, जो लायबिलिटीज़ है वो भी हम BV पे ले रहे हैं, बुक वैल्यू, तो जो हमारे पास इक्विटी आएगी, यहाँ पे जो हमारे पास इक्विटी आएगी, ये इक्विटी क्या होगी? बुक वैल्यू होगी या मार्केट वैल्यू होगी? सर ये भी तो बुक वैल्यू होगी। जब ये सब बुक वैल्यू है, जब ये सब बुक वैल्यू, तो ये भी ऑब्वियसली बुक वैल्यू ही तो होगी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी है तो बताओ। शैल वी मूव अहेड? तो अगर हमें बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कभी भी ढूंढना पड़े, तो व्हाट इट इज? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस योर बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जो भी आएगा इसी को ही तो हम बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलते हैं। इसका एक पॉलिश टर्म बोलूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी, करेक्ट। या इट इज कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी, इट इज कंसिडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ द इंटायर कंपनी। एसेट्स हटा दो, लायबिलिटीज हटा दो, जो रह गया है, जो इक्विटी रह जाता है, दैट इज वैल्यू ऑफ द कंपनी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो योर इक्विटी इज इक्वल टू A माइनस L, दिस हैज कम फ्रॉम बैलेंसिंग फिगर या ट्रांसपोजिशन, LHS टू RHS ट्रांसपोज किया, हमें मिल गया। सर अगर ये बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये भी बुक वैल्यू ही तो देगा। हाउएवर यहाँ पे हमें ऑल्दो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वाले टॉपिक एरिया में और इन डेप्थ समझेंगे, बट अगर ये एसेट्स जो है, अगर ये जो एसेट्स है ये मार्केट वैल्यू पे है, ये भी मार्केट वैल्यू पे है, तो ये जो हमें मिलेगा ये भी मार्केट वैल्यू पे ही होगा, क्योंकि एट द एंड व्हाट इट इज जस्ट अ बैलेंसिंग फिगर। मार्केट में वैल्यू ऑफ द एसेट्स ये है, मार्केट में वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ये है, तो इक्विटी वैल्यू जो रह गई है, जो बैलेंसिंग फिगर इक्विटी की वैल्यू रह गई है, यही तो रहेगी। समझ में आया? तो अगर बुक वैल्यू है तो भी बैलेंसिंग फिगर, मार्केट वैल्यू है तो भी बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? बताओ, शैल वी मूव अहेड? यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी है तो बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा था ना, शेयर क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ऑल्दो हम ये कर चुके हैं, बट एक बारी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब सर ये है XYZ लिमिटेड, ठीक है, उसको एक एसेट खरीदना है। अब ये एसेट की वैल्यू है इससे फॉर एग्जाम्पल 250 रुपीज़ की, ठीक है। अब सर 250 रुपीज़ का खरीदना है इसने एसेट, यहाँ पे बनाते हैं 250 रुपीज़ का एक एसेट खरीदना है। अब सर हम नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर कोई भी हमें ऐसे पैसे तो नहीं देगा। समझ में आया? तो हम गए बैंक के पास, हमने बोला बैंक आप दे दो, अगर कुछ पैसे दे सकते हो आप। हम गए सर ओनर्स के पास, ओनर्स यार अगर आपके पास है। अब सर हम गए आरव के पास,
आरव इज एन ओनर। आरव कहता है यार मेरे पास तो सिर्फ 10 है, तो मेरे पास और कोई पैसा ही नहीं है, इतनी ही सेविंग्स थी मेरे पास। हमने बोला चलो कोई नहीं, तो आरव ने 10 रुपीज़ दे दिए। हम गए मानक के पास, मानक ने बोला मेरे पास भी 10 ही है, तो मैं आपको 10 ही दे पाऊंगा, 10 से भी और नहीं है, मुझे तो 250 चाहिए। तो हम गए और कौन, योगेश के पास गए। योगेश ने भी बोला मेरे पास 10 है, तो योगेश ने 10 दे दिया। फिर हम गए उदित के पास, उदित ने बोला मेरे पास भी 10 है, तो मैं भी आपको 10 देता हूँ। तो XYZ क्या करता है, XYZ क्या करता है, XYZ कहता है कि ठीक है, अगर सबके पास ऐसी ही है 10-10, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ मैं 1 2 3 4 5, मैं ऐसे अपना जो पूरा, जो मुझे 250 रुपीज़ चाहिए ना, इस 250 रुपीज़ को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड कर लेता हूँ मतलब सर इसको मैं 1 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें सर हर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, समझ में आया? ये भी 10, 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 सबकी वैल्यू 10 है। करेक्ट, समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो जो इसको 250 रुपीज़ रेज करने थे, कोई एक बंदा दे नहीं पा रहा था क्योंकि सबके पास लिमिटेड फंड्स थे। इसने क्या किया, जो XYZ है, XYZ ने क्या किया, XYZ ने बोला ठीक है, मैं ये पूरा जो है, मैं इस पूरे को ही 250 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे 250 को डिवाइड किया और इंडिविजुअली मैंने एक एक डिस्ट्रीब्यूट किया। से फॉर एग्जांपल मैंने आरव को दिया, मैंने मानक को दिया, मैंने योगेश को एक दिया। करेक्ट, तो ये आरव का हो गया, ये मानक का हो गया, ये योगेश का हो गया। और सर इसको लेने के बाद इन्होंने ट्रांसफ़र किया 10, मानक ने ट्रांसफ़र किया 10, योगेश ने ट्रांसफ़र किया 10। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब सर ये जो है 10-10 की बात करें, दिस इज नोन एज अ शेयर। व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज अ शेयर। तो अब आप बताओ सर, ये जो 250 है, नाउ एवरीवन इज होल्डिंग अ शेयर, तो हु इज द ओनर? हु इज द ओनर ऑफ XYZ? क्योंकि यहाँ पे आरव भी होल्ड कर रहा है, मानक भी होल्ड कर रहा है, योगेश भी होल्ड कर रहा है, उदित भी होल्ड कर रहा है, से केशव भी है हमारे साथ, केशव भी होल्ड कर रहा है, गौरव भी होल्ड कर रहा है, सब होल्ड कर रहे हैं। तो ओनर कौन है सर? ओनर कौन है सर? सब लोग, सब लोग ओनर्स है, सब लोग ओनर्स है। तो एवरीवन इज अ पार्ट ओनर ओवर है। ये समझ में आया? एवरीवन इज अ पार्ट ओनर। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो व्हाट डू यू मीन बाय अ शेयर? अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of ownership, smallest unit of ownership in a company, in a company of a company, कुछ भी in a company। समझ में आया? तो ये जो 10 रुपीज़ है, ये जो 10 रुपीज़ का एक शेयर है, इट शोज द ओनरशिप ऑफ योगेश, इट शोज द ओनरशिप ऑफ मानक, इट शोज द ओनरशिप ऑफ आरव, उदित, योगे और कौन है, केशव, गौरव, आयुष, सबका अपना अपना एक ओनरशिप है। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब सर कल को ये जो है XYZ लिमिटेड है, उसने एक डिसीजन लेना है। करेक्ट, अब एक डिसीजन लेना है, जैसे अभी इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ पेंट्स। करेक्ट, वो कह रहा है कि कल को ना हम ऐसा करते हैं कि हम इंटीरियर डिजाइनिंग में भी एंटर करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी एंटर करते हैं। करेक्ट, तो सर इट इज़ अ बिजनेस डिसीजन। करेक्ट, व्हाट इज इट? इट इज़ अ बिजनेस डिसीजन। अब ये डिसीजन कौन लेगा? कौन लेगा? आरव लेगा, मानक लेगा, योगेश लेगा, उदित लेगा, गौरव लेगा, आयुष लेगा या केशव लेगा? सर सब लेंगे। क्या लेंगे सर? सब डिसीजन लेंगे। कैसे लेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोटिंग। तो सर सब अपना एक डिसीजन देंगे। सब को क्या लगता है, आरव को क्या लगता है, मानक को क्या लगता है, योगेश को क्या लगता है, बाकियों को क्या लगता है, वो सब अपने हिसाब से एक एक वोट देंगे। करेक्ट, एंड डिसीजन किस हिसाब से लिया जाएगा? डिसीजन will be as per majority, will be as per majority। समझ में आया?
यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी। अब सर जो वोटिंग राइट है, जो वोटिंग राइट है कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वोटिंग राइट कितना मिलेगा, ये वोटिंग राइट मिलेगा इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड, इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आरव, आरव एक शेयर होल्ड कर रहा है 10 का, ओवरऑल तो 250 है, करेक्ट, तो वो कितना होल्ड कर रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 250, तो वो सिर्फ 4% होल्ड कर रहा है कंपनी का, करेक्ट। सिमिलरली मानक, मानक कितना होल्ड कर रहा है, मानक 10/250 होल्ड कर रहा है, वो भी 4% होल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर उदित, उदित बोलते हैं मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं 2 शेयर्स होल्ड करूंगा 10 के ओवर 250, तो ही हैज़ 8% वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो ये जो वोटिंग राइट्स है दीज आर बेस्ड ऑन योर ओनरशिप, दे आर बेस्ड ऑन योर ओनरशिप। ये समझ में आया, या तो कोई डाउट, इसकी हमने पहले भी डिस्कशन करी हुई है बट यहाँ पे हमने थोड़ी और फॉर्मली कर ली, समझ में आया, या तो कोई डाउट, या तो कोई क्वेरी। अब कल को 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो सर आरएफ को कितना मिलेगा, आरएफ को मिलेगा उसका 4%, कितना होता है सर 1000 का 4%, 140 होता है क्या 4%, उसको सर 40 करोड़ मिलेंगे, करेक्ट। मानक को कितने मिलेंगे, मानक को भी 4% मिलेंगे, 40 करोड़। उदित को कितना मिलेगा सर, उदित को मिलेगा 8% विच इज 80 करोड़। समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट। तो यू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स, यू पार्टिसिपेट इन वोटिंग बेसिस योर ओनरशिप, बेसिस द प्रोपोर्शन ऑफ योर ओनरशिप। ये समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी है तो बताओ। शैल वी मूव अहेड, वेरी वेरी सिंपल, नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़े। अब एक एग्जांपल लेते हैं, बीटा लिमिटेड है, बीटा लिमिटेड, ठीक है। बीटा लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी, इज अ न्यू कंपनी, ठीक है। इट वांट्स टू रेज रुपीज 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख रुपीज रेज करना चाहते हैं, फॉर विच इट इशूज 1 लाख शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना हुआ, वैल्यू ऑफ सिंगल शेयर, 1 शेयर कितना हो गया, उसको रेस कितना करना है सर, 10 लाख रेस करना है, करेक्ट। और पूरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 1 लाख, करेक्ट। तो वैल्यू पर शेयर क्या हो गई, ₹10 पर शेयर। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब ऑन द फेस ऑफ योर, एक मिनट, ऑन द फेस ऑफ द शेयर क्या लिखा होगा, 10 रुपीज लिखा होगा। ये समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी। शैल वी मूव अहेड, बताओ आगे बढ़े। तो इसका क्या है, ये इसका ये नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं या फेस वैल्यू बोलते हैं ऑफ द शेयर। तो सर हमने ये इशू किया है, करेक्ट, हमने 10 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करे हैं मार्केट में। अब जिसको भी खरीदना है आप खरीद लो, आप हमें पैसे दो, हम आपको शेयर्स देंगे। तो क्या एंट्री होएगी, अगर हमें एक एंट्री पास करनी होएगी, तो सर हमने इशू करे हैं शेयर्स, तो हमारे पास कैश आया होगा, कैश बड़ा है, कैश बड़ा है तो हमारा डेबिट होगा। कैश कितना है सर, 10 लाख रुपीज, करेक्ट। एंड सर हमने इक्विटी इशू करी है तो हमारी इक्विटी तो बढ़ गई ना, करेक्ट, समझ में आया, ओनरशिप बढ़ गई है। तो टू हम क्या देखते हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। क्यों, यहाँ पे सर हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, करेक्ट। एंड सर जब इक्विटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी। आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड। इसको क्या बोलते हैं सर, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम बोलते हैं इन अदर वर्ड्स कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक बोल सकते हैं या कॉमन शेयर्स बोल सकते हैं। बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे इसको, बैलेंस शीट में यहाँ पे एसेट साइड में कैश दिखाएंगे हम 10 लाख, एंड यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ESC लिख दिया मैंने शॉर्ट में 10 लाख। समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट, आप देखो बैलेंस्ड है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई हुई है। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी। सर ये जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं ना, एक मिनट में शीट्स ऐड कर लेता हूँ।
तब तक आप बता दो सर, कोई डाउट तो नहीं है? मैं थोड़े शीट्स ऐड करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट सर, यहाँ तक कोई क्वेरी? आगे बढ़े? पक्का? ऑल क्लियर? सर ये जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने शेयर होल्ड करा हुआ है, तो शेयर होल्डर्स हो गए, करेक्ट? दे हैव टू राइट्स, दे इंजॉय टू राइट्स। कौन कौन से राइट? एक राइट 1 और एक राइट 2। क्या है फर्स्ट राइट सर? फर्स्ट राइट हम पढ़ चुके हैं, इज वोटिंग राइट। एंड किस पे बेस्ड होता है ये वोटिंग राइट? किस पे बेस्ड होता है सर? परसेंटेज ऑफ ओनरशिप, या इन अदर वर्ड्स जो भी आपका प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग है। आगे बढ़े, यहाँ तक बढ़े। एंड सेकेंड, यू इंजॉय द प्रॉफिट्स। आपको क्या मिलता है? आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। डिविडेंड मतलब सर प्रॉफिट, जो हमने ऊपर बोला, क्योंकि सर एट द एंड आप तो ओनर हो, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? करेक्ट। हमारा से फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, करेक्ट। ये सर कौन एंजॉय करेगा? सर ओनर्स एंजॉय करेंगे, करेक्ट। बट सर ओनर से पहले ना कौन आ जाता है? ओनर से पहले आ जाते हैं मैनेजमेंट। अब सर मैनेजमेंट एक्चुअली बिजनेस रन कर रहे हैं, रन तो वो कर रहे हैं, ऑपरेशंस तो वो देख रहे हैं, उनको पता है कितने खर्चे इनकम हो रहे हैं, करेक्ट। तो क्या करते हैं सर, ये मैनेजमेंट क्या करती है, ये अपने डिस्क्रिशन पे डिसाइड करते हैं कि कितना जो भी प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करना है, करेक्ट, और कितना हमें सर रिटेन करना चाहिए फॉर बिजनेस की डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ। समझ में आया? तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द शेयर होल्डर्स, करेक्ट, एंड ये रिटेन कर देंगे इन बिजनेस। यहाँ तो कोई डाउट? इसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स और इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? हम ये पहले भी कर चुके हैं। आगे बढ़े। और ये जो भी होता है इट इज एट एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोले भाई पूरा 100% हम रिटेन कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट बोलेगी रिटेन करें तो आप रिटेन करें, क्योंकि एजेंट वही तो बिजनेस रन कर रहे हैं, वही तो ऑपरेशंस देख रहे हैं। समझ में आया? या तो कोई डाउट, या तो कोई क्वेरी? फिर ये जो हमने पढ़ा था सर, दिस वाज फॉर अ न्यू कंपनी, करेक्ट। अब से देयर इज अ एग्जिस्टिंग कंपनी, से देयर इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी पहले से ही, करेक्ट। अब पहली सी देयर इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी से जीटा लिमिटेड। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? आगे बढ़े। जीटा लिमिटेड पहले से ही है एंड दिस इज अ मेच्योर कंपनी। मेच्योर कंपनी है तो मतलब सर थोड़ी बड़ी कंपनी होगी। बड़ी कंपनी मतलब ये जो जीटा लिमिटेड है उसके पास एसेट्स है, कितने वैल्यू के एसेट्स है सर? 1000 करोड़। एग्जाम्पल 1000 करोड़। इसमें से इसके पास कुछ लाइबिलिटीज होंगी, से 200 करोड़ की लाइबिलिटी है, एंड बाकी जो ओनर्स का पैसा है, ओनर्स का पैसा है 800 करोड़, करेक्ट। प्रॉफिट्स होंगे या जो भी है, हर चीज़ रिटेन किया है बिजनेस में। तो आज वो जो प्रॉफिट है वो बढ़ते 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 ये वैल्यू रही है, हमारे इक्विटी की वैल्यू 800 है, लाइबिलिटी की वैल्यू 200 है। बस समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब सर ये जो जीटा लिमिटेड है ना, जीटा लिमिटेड प्लान्स फॉर एक्सपेंशन, प्लान्स फॉर एक्सपेंशन, उसको अपना बिजनेस करना है सी में। सी मतलब सर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी उसने अब एक्सपैंड करना है। पहले इंडिया में था, अब नाउ इट इज वांटिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो वो क्या करता है कि आई वांट टू एक्सपैंड बाय वे ऑफ इक्विटी, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं सर, हम एडिशनल शेयर्स, एडिशनल इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे मार्केट में, करेक्ट। तो हमने इशू किए शेयर्स, हमें आ जाएगा पैसा, और यही पैसा हम यूज़ कर लेंगे फॉर आर फर्दर इन्वेस्टमेंट। हमें जो जो भी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब सर इनिशियली आप बताओ, इनिशियली वैल्यू ऑफ शेयर क्या थी? इनिशियल वैल्यू ऑफ शेयर क्या थी? 10 थी, करेक्ट। जो हमने कैलकुलेट किया था बाय 10 lakhs बाय 1 लाख, ये 10 आया था, करेक्ट। और उस टाइम प्रॉफिट्स क्या थे बिजनेस में, या पहले इक्विटी क्या थी बिजनेस की? कुछ भी नहीं थी, जीरो थी। इक्विटी पहले क्या थी? इक्विटी तो पहले जीरो थी ना, क्योंकि इट वाज अ न्यू कंपनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वो रेज कर रहे थे, करेक्ट। तो इक्विटी तो कुछ भी नहीं था।
यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं था, बैंक भी कुछ नहीं दे रहा था, ओनर्स के पास खुद भी नहीं था, तो इसलिए ये लोग गए पब्लिक के पास, ये सबके पास चले गए कि आप दे दो, तू दे यार, तू दे दे यार, आप दे दो यार, आप दे दो, कोई भी दे दो मुझे पैसा, बट आप दे दो, जो भी देगा पैसा मैं अपनी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट करने को रेडी हूँ, आई विल मेक यू एन ओनर, बट आप बस मुझे पैसे दे दो कि मैं बिजनेस तो कर पाऊँ। समझ में आया? तो उस टाइम कुछ भी नहीं था कंपनी में, बट अब आप देखोगे दैट इज नॉट द केस, अब कंपनी में ऑलरेडी 800 करोड़ है। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी, आगे बढ़ सकते हैं। अब सर वी हैव विद अस मिस्टर राघव। अब मिस्टर राघव वांट्स टू इन्वेस्ट। वो कहता है यार क्या बढ़िया कंपनी है ये, हाँ जीटा लिमिटेड क्या बढ़िया कंपनी है, पहले जो स्टार्ट किया था उससे लेके अभी तक 800 करोड़ से इक्विटी में इसके पास। करेक्ट? तो मतलब ओनर्स तो बहुत बढ़िया लोग होंगे कि ओनर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं कंपनी में, इट इज़ अ हाई ग्रोइंग कंपनी, तो मुझे भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं भी इसके शेयर्स खरीद लेता हूँ। करेक्ट? अब सर आप बताओ, समवन लाइक आरव जिसने पहले कंपनी के शेयर्स खरीदे थे एट ₹10 वर्सेस समवन लाइक राघव, करेक्ट, जो सर अब शेयर खरीदना चाहता है, तो उसको सर शेयर 10 में मिलेगा या एट अ हायर प्राइस मिलेगा? आप बताओ सर। उसको सर आइडियली शेयर 10 पे मिलना चाहिए या 100, मतलब 100 कह रहा हूँ, एट अ हायर प्राइस मिलना चाहिए। वो हायर प्राइस कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट डिफाइनिंग द हायर प्राइस, वी आर जस्ट वांटिंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक या द बैक एंड लॉजिक उसके पीछे कि 10 पे इशू होना चाहिए प्राइस, जैसे पहले 10 पे इशू हुआ था प्राइस, अब 10 पे इशू होना चाहिए या अदर देन 10, मोर देन 10, लेस देन 10? आप बताओ। ऑब्वियसली सर इट शुड बी इशूड should be issued at more than 10, more than 10, more than 10। why more than 10 sir? why more than 10? क्योंकि सर अब जब ये मिस्टर राघव आएगा, मिस्टर राघव will enjoy voting, correct, and sir he'll also enjoy the profits। ये जो profits है 800 करोड़ के, जब आरव आया था, आरव के पास तो कोई नहीं था, इसको सर आप अल्फा ही ले लो, ठीक है, इसको अल्फा जीटा, इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, वो ही सेम कंपनी चल रही है, 5-6 साल के बाद चल रहा है, ठीक है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, क्या चल रहा है, शुड द शेयर्स बी इशूड एट मोर देन 10, लेस देन 10 और एग्जैक्टली एट 10? ऑब्वियसली सर इट शुड बी इशूड एट ग्रेटर देन 10। क्यों? क्योंकि सर अब जब राघव आएगा ही विल एंजॉय वोटिंग एंड ही विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। पहले जब आरव जब था तो इक्विटी क्या थी, इक्विटी वॉज 0। अब जब राघव आ रहा है, अब इक्विटी कितनी है, अब इक्विटी इज 800, तो सर ही विल एंजॉय ना, क्योंकि एट द एंड सर ओनर्स तो सभी है, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ओनर्स, ऑल ओनर्स आर इक्वल, ऑल ओनर्स आर इक्वल। You will also have voting, I will also have voting, you will also get dividends, I will also get dividends, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। However sir, don't you think Raghav should pay extra? Raghav should pay extra। Say for example the company issues the price, वो issue price क्या रखती है, issue price रखती है 30, करेक्ट, तो विच इज प्लॉजिबल, विच इज मच मोर लॉजिकल, क्योंकि पहले 10 था, पहले फेस वैल्यू क्या थी, पहले फेस वैल्यू 10 थी, अब ये क्या है, अब है ये 30। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? सर इसके बीच का ये जो डिफरेंशियल है, ये 20 रुपीज़ का जो डिफरेंशियल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम प्रीमियम। ये नॉमिनल वैल्यू यूजुअली उनके लिए होता है जो शेयर होल्डर्स फ्रॉम द स्टार्ट थे, करेक्ट, एकदम फ्रॉम द स्टार्ट से। फॉर एग्जाम्पल जब हम जोमेटो की बात करते हैं, तो सर स्टार्ट में जब दीपेंद्र गोयल ने, जब दीपेंद्र गोयल ने ये आइडिया फॉर्मुलेट किया था फूड पांडा का, देन इट बिकेम इनटू जोमेटो, देन इट बिकेम इनटू एन ऐप प्रॉपर, करेक्ट। जब उसने स्टार्ट किया था तब तो कोई भी पैसा देने को रेडी नहीं था, तो ओनर कौन था जोमेटो में, ओनर कौन था, दीपेंद्र गोयल था, उसके 2-3 फ्रेंड्स थे, या मैक्स टू मैक्स 2-4-5 और ओनर्स, करेक्ट। तो उन्होंने शेयर जब खरीदे होंगे, उन्होंने 10 रुपीज़ के शेयर खरीदेंगे। बट अगर अब हमने जब 2021 में इनका IPO आया, जब ये इशू कर रहे थे शेयर्स को पब्लिक को, तो सर
फ्रॉम द ईयर 2004 से लेके अभी तक 2021 में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई होगी, करेक्ट। इतना रिसर्च डेवलपमेंट एसेट्स इतनी सारी चीज़ें बढ़ी है, मार्केट रिसर्च करी है, एंड नाउ दे नो इट इज़ अ वेरी वायबल प्रोडक्ट जिसकी बहुत रेडी मार्केट वैल्यू होएगी, जो कि बहुत रेडी मार्केट है इसकी, पीपल हैव अ डिमांड फॉर सच अ प्रोडक्ट। तो विल इट इशू इट एट 10? नो सर। इसलिए इनका जो इशू प्राइस आया था वो 76 पे आया था, ऑल्दो इट ओपन एट 116 के आसपास, और जब इशू प्राइस आया था इट वाज ऑलमोस्ट 76। तो ये जो एडिशनल 66 है ये क्या है, इट इज प्रीमियम। इट इज प्रीमियम फॉर ऑल दी एफर्ट्स जो उन्होंने पहले किया था। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? आगे बढ़े तो न्यू ओनर्स, जो भी न्यू ओनर्स होते हैं दे हैव टू पे अ प्रीमियम टू एंटर एंड बिकम पार्ट ऑफ द ओनर्स। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? आगे बढ़े, बताओ। शैल वी मूव अहेड? तो से फॉर एग्जाम्पल अब ये इशू कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स, बट 1 लाख शेयर्स इशूड एट 30। समझ में आया? इस 30 को अगर हम बाइफरकेट करें कैसे होएगा, 10 तो नॉमिनल वैल्यू है जो कि चलते ही आ रहा है, 20 हमारा प्रीमियम है। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं या फेस वैल्यू बोलते हैं, करेक्ट। तो हमने इशू किया, हमें पैसा मिला, तो पैसा मिला, एसेट बढ़ा, कैश मिला हमें, तो जैसे ही होगा तो डेबिट होगा, तो कैश डेबिट। कितना मिला सर, 1 लाख शेयर्स पे 30 रुपीज़ मिले, तो 30 लैक्स, करेक्ट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज ये याद रखना हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है, दैट इज 1 लाख इंटू 10 विच इज 10 लैक्स। हमेशा हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है। जो एडिशनल अमाउंट होता है, जो एडिशनल कैपिटल है, ये जो एडिशनल इक्विटी है 20% का प्रीमियम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विच इज नथिंग बट वी आर 1 लाख इंटू 20 विच इज 20 लाख, क्योंकि ये भी तो मिला ही है ना एट द एंड कंपनी को। ये है इंडियन एग्जामिनेशन में हम क्या लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। हाउएवर बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल एग्जाम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपीआईसी। एपीआईसी क्या होता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल। एडिशनल पेड इन कैपिटल, कैपिटल आई होप समझ में आया, कैपिटल मतलब पैसा जो हमने पे इन किया है, बट दिस इज एन एडिशनल अमाउंट जो हमने पे किया है, दिस इज अ प्रीमियम दैट वी आर पेइंग। समझ में आया? दिस इज अ प्रीमियम दैट वी आर पेइंग, इसलिए इट इज नोन एज एपीआईसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? बताओ। आगे बढ़े तो 10 इज फॉर दोज हु हैड ओरिजिनली इन्वेस्टेड, 30 इज फॉर न्यू पीपल। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? अब लेट अस टेक द लिबर्टी टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स। मैं आपको 3 टर्म्स पढ़ाऊंगा। फर्स्ट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। फर्स्ट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। यहां तक समझ में आया या नहीं, पहले ये बताओ। यहां तक ऑल क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज? सर ऑथराइज का मतलब क्या होता है? ऑथराइज मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द एंटिटी इज परमिटेड या ऑथराइज्ड टू इशू। तो दिस इज द मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड इशू आप नहीं कर सकते हो शेयर्स। समझ में आया? ये कहाँ लिखा होता है सर? इट इज गिवन इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं सर? इट दीज आर कंसिडर्ड टू बी बायलॉज ऑफ अ कंपनी। जैसे सर इंडिया में वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, या वी हैव लॉज, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशन जो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करेक्ट। सिमिलरली एक कंपनी को रन करने के लिए ना सर उसके एओए होते हैं। एओए क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसमें सर मेंशन्ड होता है, जिसमें मेंशन्ड होता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप जो आप इशू कर सकते हो, दैट अ कंपनी कैन कम आउट विद। समझ में आया? इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है? इस पर इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? नो। आपको जो चाहिए अपने हिसाब से आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो, आप डेजिग्नेट कर सकते हो कि हम इतने शेयर्स ऑथराइज करेंगे। से फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड ने ऑथराइज किया कि हम 100 शेयर्स ऑफर करेंगे। समझ में आया? तो दिस इज द मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड आप कभी भी नहीं जा सकते। या तो कोई डाउट? आपको इतना इशू करना है आप कर लो, आपको इशू नहीं करना मत करो, बट इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, ऑथराइज के बियॉन्ड नहीं जा सकते। समझ में आया? देन कम्स समथिंग नोन एज
इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। अब सर इशूड शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? द एक्चुअल issued shares, actually issued shares in reality। मतलब सर आपके पास 100 की परमिशन है, आपके पास अलाउड है, आपकी परमिशन है 100 शेयर्स इशू कर सकते हो, बट XYZ ने एक्चुअली करा कितना? सिर्फ 25 शेयर तो किया अभी तक इशू। ये देखो इन्होंने इशू कितना किया है, 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितने शेयर्स इशू करें? 25 ही तो इशू करें। तो दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली इशूड। क्या है? एक्चुअली आपने कितने शेयर्स इशू करे हुए हैं इन द मार्केट। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? फिर आता है सर समथिंग नोन एज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आउटस्टैंडिंग शेयर्स? ये करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? ऑथराइज समझ में आया, इशूड समझ में आया, ऑथराइज शेयर्स पे चलते हैं। और ऑथराइज कह रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग शेयर्स पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स? सर आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको आउटस्टैंडिंग शेयर्स बताऊं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज नथिंग बट योर इशूड शेयर्स minus, what is it minus? It is minus treasury shares, it is minus treasury shares। सर treasury क्या होता है? वो बिल्स? नहीं नहीं सर, इस treasury का मतलब अलग है। treasury shares मतलब सर shares of a company, shares of a company repurchased by the company। in other words इसको क्या बोलते हैं? इसको हम buyback बोलते हैं। buyback क्या होता है सर? अब देखो हम पहले क्या कह रहे थे, हम ये shares जो है, एक मिनट इसको एक और बना देते हैं, हम ये शेयर्स जो है ऐसे है ना, ऐसे हैं ये शेयर्स, करेक्ट? ये जो शेयर्स है हम पहले ये इशू कर रहे थे पब्लिक को, करेक्ट? ये हम क्या कर रहे थे? इशू कर रहे थे पब्लिक को, और हमें इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा था? पैसा मिल रहा था, करेक्ट? तो हम ये इशू कर रहे हैं और हमें पैसा मिल रहा है। बायबैक का क्या मतलब होता है सर? बायबैक में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये XYZ है और ये इन्वेस्टर है या जो शेयर होल्ड कर रहा है, हम XYZ जो कंपनी है हम पैसे देते हैं एंड हम उनको बोलते हैं कि आप हमारा जो शेयर है ना, आप हमारा शेयर रिटर्न कर दो। समझ में आया? आप हमारा शेयर रिटर्न कर दो, हम आपको पैसे दे देंगे सामने से, बट हम क्या कर रहे हैं? वी आर बाइंग बैक, वी आर बाइंग बैक आवर ओन शेयर्स। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? वी आर, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर बाइंग बैक आवर ओन शेयर्स। अब सर इंडिया में पता है क्या होता है? आई विल गिव यू एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जो भी हम शेयर्स, बेबी मतलब बायबैक, जो भी हम शेयर्स बायबैक करते हैं ना सर, वो शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं। शेयर्स गेट कैंसल्ड, शेयर्स गेट कैंसल्ड। क्यों सर? ये बोलते हैं आपने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे, से फॉर एग्जांपल आप 30,000 बायबैक कर रहे हो, आप 30,000 बायबैक कर रहे हो, तो इसको हटाओ, जो बच्चे शेयर्स है ये है आपके शेयर्स, एट दिन यही तो शेयर्स है आपके पास 70,000, करेक्ट? समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? तो ये जो 30,000 शेयर्स है ये क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो सर बैलेंस शीट में हम इसको कैसे दिखाते हैं? अगर हम बैलेंस शीट ड्रॉ अप करें, अगर हम अपनी बैलेंस शीट ड्रॉ अप करें, दिस इज आर, एक मिनट, ये है हमारी बैलेंस शीट। एक साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एक साइड है एसेट्स एंड एक साइड है इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? ये हमारी, ये आ गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट, जिसमें 1 लाख शेयर्स थे इनटू 10, तो ये 10 लाख शेयर्स की हमारे पास वैल्यू थी, करेक्ट? हाउएवर उन्होंने बोला सर हमने बायबैक किया कितना? 30,000 शेयर्स, इनकी वैल्यू 10 है, तो 3 लाख हमने बायबैक किया, तो नेट हमारे पास सिर्फ 7 लाख शेयर्स है। यही है हमारे शेयर्स जो है, करेक्ट? यही है हमारे इशूड शेयर्स, इशूड शेयर्स। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड? तो हमने क्या किया, हमने टू कैश, क्योंकि हमने कैश पे किया, और इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने रिड्यूस किया। जो हमारा कैपिटल है, इक्विटी है,
इक्विटी हमारा रिड्यूस हुआ इसलिए डेबिट, और हमारा कैश बैलेंस जो भी है वो भी रिड्यूस हुआ क्योंकि हमने पे किया है। तो ये कितना हुआ 3 लाख, करेक्ट। ये होता है इंडिया में। हाउएवर सर ग्लोबली आउटसाइड इंडिया ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्या होता है सर, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है। बाहर क्या होता है, बाहर देयर इज अ मेथड नोन एज ट्रेजरी मेथड दैट इज फॉलोड। ट्रेजरी मेथड का मतलब क्या होता है सर, ओन कंपनी, ओन मतलब अ कंपनी कैन own its own shares as investment। यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सर अगर जोमेटो है, से जोमेटो के 100 शेयर्स हैं, करेक्ट, 100 शेयर्स हैं। हाउएवर सर उसने 30 बायबैक कर लिए, तो उसने बोला एट द एंड सर 70 ही हम हैं हमारे पास एक्चुअली जो इशूड है मार्केट में, करेक्ट। हाउएवर सर एप्पल में क्या है, अगर एप्पल के पास भी 100 शेयर्स हुए बट उसने 30 बायबैक कर दिए हैं, यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर 100 शेयर्स है बट जो ये 30 है ये अभी कैंसिल नहीं हुए हैं, दीज आर ट्रेजरी शेयर्स। क्या है, दीज आर ट्रेजरी शेयर्स, ये है अभी भी शेयर्स, दीज शेयर्स आर एग्जिस्टेंट, कैंसिल नहीं हुए हैं, दीज आर एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट है ये, दे एग्जिस्ट बट वी होल्ड देम, वी आवरसेल्व्स होल्ड देम एज इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने अपनी खुद की कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करी हुई है। समझ में आया? या तो कोई डाउट या तो कोई क्वेरी बताओ, आगे बढ़े। समझ में आया? आगे बढ़े सर, यहाँ तो कोई डाउट यहाँ तो कोई क्वेरी। तो इफ वी आर होल्डिंग शेयर्स इन आवर ओन कंपनी, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी शेयर्स, और उस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रेजरी मेथड, करेक्ट। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट यहाँ तो कोई क्वेरी। अब से फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है ओरियो लिमिटेड, करेक्ट, ओरियो लिमिटेड शेयर्स है। अब एक शेयर जो है, वन शेयर की वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 70, 10 आपका फेस वैल्यू है एंड 60 आपका एपीआईसी। एपीआईसी मतलब एडिशनल पेड इन कैपिटल। यूजुअली अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो शेयर हमेशा 10 ही होता है, एंड जो भी डिफरेंस अमाउंट है दैट बिकम्स योर प्रीमियम, करेक्ट। अगर नथिंग इज मेंशन तो ऑलवेज द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 10, बट रीड द क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देखिएगा यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज़ 1 लाख इंटू 10 विच इज़ 10 लाख, एंड यहाँ पे 1 लाख इंटू 60 विच इज़ 60 लाख। तो यहाँ पे इन टोटल 70 लैक्स आ जाएगा, जो कि 10 लैक्स इज योर इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट, एंड 60 लैक्स इज योर एपीआईसी। तो ये ईआईसी हो गया, ईएससी हो गया, एंड दिस इज योर एपीआईसी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट यहाँ तो कोई क्वेरी है तो बताओ। शैल वी मूव अहेड। अब क्या होता है सर, Oreo buys its own shares, its own 30,000 shares, its own 30,000 shares for 20 in the market, करेक्ट। मार्केट में कुछ उसके खुद के शेयर्स पड़े हुए थे, उसने जाके वो खरीद लिए, कितने में सर, 20 में, करेक्ट। इस 20 का क्या होगा सर, ये भी सेम 10 है फेस वैल्यू, जो बाकी 10 है वो प्रीमियम है। आगे बढ़े, या तो कोई डाउट या तो कोई क्वेरी। तो सर जब इट गोज इनटू द मार्केट, ओरियो गोज टू द मार्केट टू बाय इट्स ओन शेयर्स, तो क्या होगा सर, वो पैसे पे करेगा टू कैश, करेक्ट। उसने तो सर पे किया ना, उसने तो लिया है, तो कितना आएगा सर, 30,000 इंटू 20 कितना होगा सर, ये 6 लाख होगा। उसने कितना पे किया, 6 लाख टू कैश। और यहाँ पे क्या होगा सर, दिस विल बी नोन एज ट्रेजरी शेयर्स अकाउंट। कितना, वो भी 6 लाख। कितना सर, वो भी 6 लाख। और इसको हम कैसे दिखाएंगे, दिस ट्रेजरी, दिस विल बी शोन एज एन इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर्स, करेक्ट। समझ में आया? या तो कोई डाउट है या तो कोई क्वेरी। तो इट इज एन एसेट फॉर अस। समझ में आया? या तो कोई क्वेरी है या तो कोई डाउट। हाउएवर दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी वेरी गुड, दिस इज वेयर इट बिकम्स वेरी वेरी सिमिलर टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वी डू नॉट शो इट, we do not show it on the asset side. Instead we show as negative balance in equity. We show a negative balance in equity. समझ में आया? या तो कोई डाउट है या तो कोई क्वेरी। आगे बढ़े।
तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं, बट अब नाउ हमारा एक अलग से अकाउंट खुला हुआ है ट्रेजरी शेयर्स के नाम के अकाउंट का। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट वी आर होल्डिंग। समझ में आया? या तो कोई डाउट? तो अब अगर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़े, नाउ इफ वी हैव टू मेक अ बैलेंस शीट, कैसे बनाएंगे? ये रही सर आपकी बैलेंस शीट, करेक्ट। ये रहा आपका सर एसेट साइड, ये आ गया सर आपका इक्विटी प्लस योर लायबिलिटी साइड। आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कितना है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 1 लाख इंटू 10 शेयर्स, सॉरी 1 लाख इंटू 10 का प्राइस, तो 10 लाख, करेक्ट। समझ में आया? या तो कोई डाउट, या तो कोई क्वेरी? पहले क्या दिख रहा था हमारा? APIC पहले 1 लाख इंटू 10 विच इज 60 लाख, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? अब न्यू, अब क्या होएगा? अब अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, अब व्हाट विल इट हैपन अंडर ट्रेजरी मेथड, अंडर ट्रेजरी शेयर्स मेथड। सर यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक तो समझ में आया? ये सेम था जो हम ऊपर कर रहे थे, करेक्ट। अब हम क्या दिखाएंगे सर? हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 1 लाख इंटू 10 विच इज 10 लाख, करेक्ट। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई क्वेरी? इसमें से सर हम माइनस करेंगे ट्रेजरी शेयर्स। ट्रेजरी शेयर्स कितना है सर? 1 लाख। इसमें से भी हम 10 ही माइनस करेंगे, 10 लाख माइनस 10, अच्छा तो 1 लाख शेयर्स थोड़ी बाय बैक करें। हमने कितने शेयर्स बाय बैक करे सर? एक मिनट, हमने कितने शेयर्स बाय बैक करे थे? 30,000 शेयर्स करे थे ना बाय बैक। तो सर 30,000 कितना है? 30,000 शेयर्स इंटू 10। सर हम यहाँ पे 10 क्यों ले रहे हैं? मैंने आपको हमेशा बताया इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा हम नॉमिनल वैल्यू की ही एडजस्टमेंट करते हैं। जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम विल बी एडजस्टेड बाय प्रीमियम, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 3 लाख हो गया, तो रह गया हमारे पास 7 लाख। अब APIC में एडजस्टमेंट करते हैं। जो आपकी APIC थी, APIC वॉज 1 लाख इंटू 10 इंटू 60, सॉरी, करेक्ट। कितना था ये? इंटू 60 लैक्स, करेक्ट। अब इसमें से हम माइनस करेंगे ट्रेजरी शेयर्स, ट्रेजरी शेयर्स का APIC, करेक्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल से इक्विटी शेयर माइनस करेंगे, APIC से APIC माइनस करेंगे। ये कितना आया सर? ये आ गया सर हमारा 30,000 शेयर्स इंटू 10। कितना आएगा सर? ये 3 लाख। ये माइनस करेंगे, ये 57 लाख आ गया। तो एक वैल्यू ये है हमारे पास 7 लैक्स की, एंड एक वैल्यू ये है सर 50, क्या लिखा है दिख ही नहीं रहा, ये आ गई सर 57 लैक्स की। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई क्वेरी? आगे बढ़े, बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है सर? यहाँ तक कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? बताओ, करेक्ट। तो हम इंडिया में क्या कर रहे थे? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सर जो 30,000 शेयर्स थे ना, जो हमने बायबैक करे, जो हमने बायबैक करे वो हम कैंसिल कर रहे थे। अब वो नॉन एग्जिस्टेंट शेयर्स है, वो शेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाउएवर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया को छोड़ के, सर वी होल्ड देम, वी होल्ड देम, वी होल्ड देम एज इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? वी होल्ड देम एज ट्रेजरी शेयर्स, करेक्ट। यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई क्वेरी? आगे बढ़े, बताओ। शैल वी मूव अहेड? सर यही जो हम कह रहे थे कि 1 लाख शेयर्स हैं माइनस जो 1 लाख, इतना ही होता है ना, 1 लाख शेयर्स माइनस जो हमारे पास 30,000 शेयर्स है, ये है हमारे सर ट्रेजरी शेयर्स, करेक्ट। ये है हमारे ट्रेजरी शेयर्स। ये जो 70,000 है एट द एंड मार्केट में, मार्केट में तो यही ट्रेड हो रहे हैं। मार्केट में एक्चुअल ट्रेडिंग, मार्केट में एक्चुअल ट्रेडिंग तो ये चल रही है। तो दीज आर ओनली आउटस्टैंडिंग ना, यही तो बाहर सर ट्रेड हो रहे हैं, बाय सेल हो रहे हैं। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं सर? इन्हीं को ही हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तो कोई क्वेरी? एक बार सर रीड थ्रू करते हैं, तब और बेटर समझ में आएगा। सर ये मैंने आपको पहले बताया नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो चैप्टर स्पेसिफिक टॉपिक्स हम टॉपिक स्पेसिफिक चैप्टर्स में हम करेंगे, तो अभी इस पे ज़्यादा वी शुड नॉट फोकस, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी इज आल्सो नोन एज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज इक्विटी? इट इज योर रेसिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी विच इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जो रह गया है बचा कुचा, जो आपका बचा कुचा है वो आपका ही तो है सर, आप ही तो ओनर हो, आपके वजह से ही तो कंपनी है आज। समझ में आया? सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन स्टॉक या इशूड स्टॉक।
उन्होंने पैसा डाला है इसलिए कंपनी आई है इनटू एग्जिस्टेंस। ये जो 10 करते करते इनटू 25 शेयर्स, ये 250 हम रेज कर पाए। वो जो ब्लॉक ऑफ शेयर्स था, वो जो 25 था, 5 × 5 वो हुआ इसलिए तो सर आज कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस कर पा रही है, वरना कुछ ना कर पाती बिजनेस ऑपरेशन। समझ में आया? क्योंकि उस टाइम बैंक ने भी नहीं दिया और ओनर के पास भी जो था वो सिर्फ अपने 10 ही थे। वो तो इसने सर और लोगों को बुलाया कि आप भी ले लो, आप भी ले लो, तो इसने पार्ट ओनर्स बनाया सबको, इसलिए कंपनी के पास आज पैसा है सस्टेन करने के लिए। समझ में आया? तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन शेयर? कॉमन शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल और ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ये हम समझ चुके हैं। Shares may or may not have face value or par value. Shares may be issued at a premium to the face value and such premium is known as additional paid in capital, जिसको हम बोलते हैं APIC। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? कभी कभी जो अग्रीमेंट होता है ना, शेयर अग्रीमेंट पे ही स्पेसिफाई कर देते हैं कि व्हाट इज द फेस वैल्यू और पार वैल्यू। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। करेक्ट? दे हैव वोटिंग राइट्स एंड में रिसीव इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स है तो उनको इक्विटी डिविडेंड मिलेगा। एक और टाइप के शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर, जो हमने इनकम स्टेटमेंट वाले चैप्टर में किया है। इफ यू रिमेंबर, नहीं किया है हम अभी फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। उस पर जो डिविडेंड मिलता है हमें क्या मिलता है? उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। करेक्ट? हम डिस्क्लोजर्स क्या क्या देते हैं? डिस्क्लोजर हम देते हैं व्हाट इज द पार वैल्यू। करेक्ट? नोट्स टू अकाउंट्स में और क्या क्या डिस्क्लोजर्स देते हैं? हम ऑथराइज शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर देते हैं। व्हाट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल? ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम शेयर्स व्हिच कैन बी इशूड एज पर लॉ ऑफ द कंपनी, मतलब एओए में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है ये। ठीक है? उसके बाद आ जाता है व्हाट आर द इशूड शेयर कैपिटल। एक्चुअली में इश्यूज कितने सोल्ड हुए हैं इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर्स के पास कितने कितने शेयर्स हैं। करेक्ट? एंड लास्टली व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का क्या मतलब होता है? इशूड शेयर्स माइनस योर ट्रेजरी शेयर्स। आगे बढ़े? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजरी शेयर्स और रीपरचेज शेयर्स और बॉट बैक शेयर्स? इसका क्या मतलब होता है? When the company buys its own shares, the shares are not cancelled but reclassified as treasury shares. इंडिया में कैंसिल हो जाते हैं बट बाहर कैंसिल नहीं होते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग अ ग्लोबल कोर्स, इसलिए क्या बोला है यहाँ पे? दे डू नॉट गेट कैंसल्ड। ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये क्या लिखते हैं कि दिस इनेबल्स द कंपनी टू रीसेल और री इशू शेयर्स एज इट डीम्स अप्रोप्रिएट। अब सर हमारे पास आ गए वो जो 30,000 शेयर्स थे वो हमारे पास है। अब हम जब चाहे हम उतना शेयर इशू कर लेंगे, हम अपने हिसाब से किसी को दे देंगे, किसी से ले लेंगे वापस। समझ में आया? ये 30,000 हमारे पास है। आगे बढ़े। द इन्वेस्टमेंट मेड टू बाय ट्रेजरी शेयर्स आर शोन एज अ नेगेटिव बैलेंस इन इक्विटी, दस रिड्यूसिंग इट। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है ट्रेजरी शेयर्स में, कितना था वो 6 lakhs, बट हमने उसको डिवाइड किया 3 lakhs एंड 3 lakhs में, क्योंकि 3 lakhs was directly impacting equity share capital and 3 lakhs was affecting your APIC। हम उसको वैसे वैसे ही बाइफरकेट करेंगे so that it is very very category specific। ठीक है? दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स एंड डू नॉट रिसीव डिविडेंड। सर एट दिन आप ही के पास अपनी कंपनी के ही शेयर्स है, तो आप अपने पास ही अपनी कंपनी के शेयर से वोट करोगे और प्रॉफिट्स इंजॉय करोगे, तो ये तो फिर सारी कंपनीज ऐसी ही करेंगी, तो आप वही होल्ड करेंगे अपने शेयर्स। करेक्ट? तो दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स एंड दे डू नॉट रिसीव डिविडेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? अब हम चलते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ टॉपिक ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। दैट इज अ टॉपिक ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ तक सर समझ में आया है? यहाँ तक कोई डाउट है सर? यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ। शैल वी मूव अहेड? बताओ, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट है सर? यहाँ तक कोई क्वेरी? हमने प्रेफरेंस शेयर्स इनकम स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है एज अ बेस। करेक्ट? तो सर वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक होता है सर कॉमन शेयर्स, कॉमन जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, कॉमन शेयर्स। करेक्ट? एक होता है सर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर एज द नेम सजेस्ट सर, दे इंजॉय सर्टन प्रेफरेंस। क्या प्रेफरेंस है सर? प्रेफरेंस शेयर्स दे enjoy preference over common shares। समझ में आया? या तो कोई डाउट है, या तो कोई क्वेरी? बताओ, आगे बढ़े। अब सर वैसे हम बोलते तो है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स, however sir it is not a share, it is considered to be a hybrid instrument। it is considered to be a hybrid instrument। करेक्ट? हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। कैसे सर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इसको कैसे बोलते हैं सर? यहाँ पे अगर सर हम डेट को ले, मतलब अगर हम यहाँ पे लोन ले,
करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर इस एक्सट्रीम पे हम इक्विटी शेयर्स ले तो सर कहीं बीच में आता है प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे कहीं बीच में आता है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया सर? प्रेफरेंस शेयर्स के ना सर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, they can either be related to your debt or they can be either related to equity, करेक्ट। वो अग्रीमेंट पढ़ के हमें पता चलेगा कि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिजेंबलिंग व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल। इफ इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू डेट तो उसको हम क्लासीफाई कर देंगे एज डेट। अगर उसके फीचर्स है विच आर वेरी वेरी इक्विवेलेंट टू शेयर्स तो उसको हम एज अ शेयर क्लासीफाई कर देंगे। समझ में आया? या तो कोई डाउट है या तो कोई क्वेरी? बिकॉज इट हैज़ फीचर्स of both debt as well as equity। समझ में आया? इसलिए इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। तो जब भी हम बैलेंस शीट ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आ गए हमारे एसेट्स, यहाँ पे आ गए हमारे इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया हमारे इक्विटी और इक्विटी में कुछ आ जाएगा, फिर लायबिलिटीज में सब क्लासिफिकेशन और वो सब आ जाता है। हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, इफ इट रिजेंबल्स इक्विटी तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इफ इट डज नॉट रिजेंबल इक्विटी तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिस अंडरस्टैंडिंग द अग्रीमेंट, बेसिस अंडरस्टैंडिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कैसे हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। इट कैन ऑल्सो बी एन इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी शेयर्स और इट कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ योर लायबिलिटी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट या तो कोई क्वेरी? तो जो हम कह रहे थे सर XYZ लिमिटेड को एसेट्स खरीदने हैं, करेक्ट, एसेट्स खरीदने हैं तो एक तो सर वो लोन ले सकता है HDFC से या किसी भी बैंक से, किसी भी आउटसाइडर से लोन ले सकता है, या सर जो ओनर होता है वो खुद के अपने सेविंग्स या ओन फंड्स लगाता है। वो क्या लगाता है सर? वो ओन फंड्स लगाता है, करेक्ट सर। अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट अ थर्ड इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट इन XYZ लिमिटेड वाया देयर प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट या तो कोई क्वेरी? बताओ आगे बढ़े। सर प्रेफरेंस शेयर्स को क्यों बुलाते हैं? हम प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सर दे enjoy certain preferences। what do they do sir? they enjoy certain preferences। अब सर ये preferences कैसी होती है सर? ये दो टाइप के preferences होती है, दिख रहा है ना? ये दो टाइप के preferences होते हैं सर, एक एंड दो टाइप के preferences होते हैं। एक सर डिविडेंड एंड एक होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखो, मैं आपको डिविडेंड एक बार समझाता हूँ, देन वी विल मूव टू रीपेमेंट। डिविडेंड का क्या मतलब होता है सर? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही तो डिविडेंड होता है, करेक्ट। से फॉर एग्जांपल सर 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, करेक्ट। अभी 1000 करोड़ का प्रॉफिट जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हुआ है इसमें से हम सिर्फ 200 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो बाकी का 800 करोड़ है इसको हम रिटेन करेंगे फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, समझ में आया? या तो कोई डाउट या तो कोई क्वेरी? तो अब सर जब डिविडेंड पे करना होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे होगा, करेक्ट। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे होगा, उसके बाद नीचे इक्विटी डिविडेंड पे होगा। समझ में आया? उसके बाद सर इक्विटी डिविडेंड पे किया जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई क्वेरी है तो बताओ। शैल वी मूव अहेड? आगे बढ़े। तो अगर हम एक फनल बनाएं तो सर सबसे पहले हमने रेवेन्यू कमाया, करेक्ट। उस रेवेन्यू में से हमने सर सारे एक्सपेंसेस निकाले, करेक्ट। उस एक्सपेंसेस में से एक हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हुआ, ये भी माइनस किया, तब जाके हमारे पास आया हमारा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट से हम डिसाइड करेंगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्या रिटेन होना चाहिए। तो हमने सर थोड़ा रिटेन किया, बाकी का सारा डिस्ट्रीब्यूट किया। अब सर जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें से भी सर सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को पे किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आते आते कुछ रह गया तो मिलेगा इक्विटी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दीज आर रेसिडुअल ओनर्स,
क्या है सर, दीज आर रेसिडुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट नहीं है इनके साथ कि इनको देना ही देना है, कुछ रह गया तो मिल जाएगा, कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। इनको जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है सर, इनके साथ यूजुअली एक कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी कर लेते हैं। क्या करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल $2 का आपको डिविडेंड दे देंगे हम। ऑब्वियसली सर, प्रोवाइडेड इट इज कंटिंजेंट, इट इज प्रोवाइडेड मतलब कंडीशंस अप्लाइड। कंडीशंस अप्लाइड क्या है सर, प्रॉफिट तो हो कि प्रोवाइडेड प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो आपको $2 पर शेयर, जितना भी आप शेयर होल्ड कर रहे हो आपको पर डॉलर दे देंगे। समझ में आया? इसलिए अगर आपको याद हो, जब हम ईपीएस पढ़ रहे थे, हम ईपीएस में प्रेफरेंस शेयर्स का ईपीएस नहीं पढ़ते, हम प्रेफरेंस शेयर्स का ईपीएस कभी भी नहीं पढ़ते, हम हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही ईपीएस पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सर अर्निंग पर शेयर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है वो तो फिक्स्ड ही होता है सर, उनको तो ये मिलना ही मिलना है, करेक्ट? उनको तो ये $2 मिलने ही मिलने हैं, तो सर उनको कैलकुलेट करने का क्या पॉइंट बनता है? चाहिए तो सर एट दी एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को जानना है ना कि उनको क्या मिलेगा हाथ में, उनके क्या आएगा। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई क्वेरी? अब सर जो मैं दूसरी बात कह रहा था, रीपेमेंट, रीपेमेंट पे आते हैं। रीपेमेंट कौन सी बात है सर? ये वाली, इट इज डन बिलो, रेफर बिलो, ठीक है? रीपेमेंट, सर रीपेमेंट का क्या मतलब है सर? कल को अगर कल को इफ द बिजनेस क्लोजेस, क्लोजेस मतलब सर बैंकरप्ट हो गई है, कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ गया है, तो सर बिजनेस के पास एसेट्स थे, लाइबिलिटीज थी, करेक्ट? अब सर जितने भी एसेट्स थे, आप इन एसेट्स को आप सेल ऑफ करोगे, और आपने जैसे ही सेल ऑफ किया आपके पास पैसे आएंगे, करेक्ट? और लाइबिलिटीज थी, इन लाइबिलिटीज को आप पे ऑफ करोगे, करेक्ट? तो ये जो भी कैश था आपके यहाँ से थोड़ा जाएगा, आउटफ्लो होगा थोड़ा कैश का, यहाँ पे कैश का इनफ्लो होगा, यहाँ पे कैश का आउटफ्लो होगा, करेक्ट? तो सर जो रह गया है हमारे पास प्रॉफिट, थोड़ा जो हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास कुछ अमाउंट रह गया है यहाँ पे, ये सर जाएगा टू दी ओनर्स। बट ओनर्स में भी सबसे पहले किसके पास जाएगा सर? सबसे पहले जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, उसके बाद कुछ बचा तो ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? आगे बढ़े, वेरी वेरी कंसेप्चुअल, क्योंकि सर ये रेसिडुअल ओनर्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिडुअल ओनर्स, आप देखो ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिडुअल एंड प्रेफरेंस? द नेम इन इटसेल्फ विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? से फॉर एग्जाम्पल हम दो सिचुएशंस लेते हैं, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2, करेक्ट? हमारे पास एसेट्स थे, हमने एसेट्स को जब बेचा हमें 1000 करोड़ मिले यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2000 करोड़ मिले, करेक्ट? अब हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज़ थी, से फॉर एग्जांपल हमारे पास डेट था, हमने कहीं से लोन उठाया हुआ था, हमने लोन रीपे किया 700 करोड़ का, 700 करोड़ का। अब सर अगर प्रॉफिट 1000 करोड़ है तो भी हम 700 का लोन देंगे, अगर 2000 करोड़ का है तो भी हमें सर 700 का लोन देना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो हमने सर इसको रीपे किया, कितना बचा हमारे पास? ये बचा 300 करोड़, इसमें बचा सर 1300 करोड़। इसके बाद क्या रह गया सर? अब जो भी बचा सबसे पहले जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। से फॉर एग्जांपल सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना गया? से गया 275, 275 गया, कितना बचा? 25। यहाँ पे भी कितना गया? 275। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया कि आपको 275 देंगे ही देंगे, तो इनके पास लग गया 1025। अब ये जो 25 है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स इंजॉय करेंगे। अब सर ऑब्वियसली कम है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड दीज पीपल आर रेसिडुअल ओनर्स, करेक्ट? तो अगर 25 करोड़ है तो सिर्फ 25 करोड़ इंजॉय करेंगे। हाउएवर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया अपसाइड है, यहाँ पे 1025 करोड़ है, तो सर ये भी सर इक्विटी ही इंजॉय करेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एट द एंड दे आर ओनर्स, जो ओनर्स होते हैं सर वही कमाते हैं एट द एंड। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी है? आगे बढ़े, जस्ट रिपीटिंग सर एक और चीज़, जो भी हम इनकम माइनस एक्सपेंस कमा के प्रॉफिट कमाते हैं, ये जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिविडेंड, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाहर, करेक्ट? एक होता है सर जो हम रिटेन कर देते हैं इन द बिजनेस फॉर ग्रोथ या फॉर एक्सपेंशन या फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, है ना? या हो सकता है आपको सेव करना हो अपने लिए क्योंकि यू वांट सम कैश रिजर्व्स इन योर कंपनी, तो दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं इसको सर? इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स।
समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई क्वेरी? इसको क्या बोलते हैं हम सर? इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। एंड सर क्योंकि वी हम धीरे 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 हम यहाँ पे कुछ सेव करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ सेव करते हैं, फिर यहाँ पे कुछ सेव करते हैं, यहाँ पे कुछ सेव करते हैं, तो सर ये ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होती रहती है। समझ में आया? तो रिटेन्ड अर्निंग्स ओवर टाइम एक्यूमुलेट होती रहती है। समझ में आया? एक बार रीड थ्रू करते हैं, देन वी कैन मूव अहेड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? सर प्रेफरेंस शेयर्स कॉर्पोरेट इशूअर्स में भी हम करेंगे, प्लस इक्विटी में भी करेंगे। ठीक है, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, हम सब कुछ करेंगे। अभी वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। इट इज़ अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट विच मे बी क्लासिफाइड एज इक्विटी और डेट बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? दे हैव टू प्रेफरेंसेज ओवर कॉमन शेयर्स, इसलिए द नेम प्रेफरेंस शेयर्स। क्या? प्रेफरेंस इन द राइट टू रिसीव डिविडेंड, दे गेट अ राइट टू रिसीव डिविडेंड, करेक्ट। हाउएवर जो प्रेफर्ड डिविडेंड होता है यूजुअली वो फिक्स्ड होता है, तो उनको बोल दिया सर तो आपको $2 मिलेंगे, तो आपको $2 मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड सेकंड क्या होता है? सेकंड इज प्रेफरेंस इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन लिक्विडेशन। तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया होता है आपको वापस मिल जाएगा ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है? वही सर जब बिजनेस क्लोज डाउन हो रहा होता है, जब बैंकरप्ट हो जाती है तो लिक्विडेट हो जाती है कंपनी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? तो दे इंजॉय टू प्रेफरेंसेस। आगे बढ़े, यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? फिर आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेन्ड अर्निंग्स? Retained earnings is the cumulative net income of a company over the years which was not distributed as dividend. Instead, it was reinvested. तो जो भी आपने सर रिटेन किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो धीरे 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 करते करते क्या होता है? वो सर धीरे धीरे करते 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 क्या हो जाता है सर? इट बिकम्स योर एक्यूमुलेट। ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं आपके रिटेन्ड अर्निंग्स। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? फिर आ जाता है सर एक्यूमुलेटेड ओसीआई। एक्यूमुलेटेड ओसीआई सर इनकम स्टेटमेंट याद आ गई हमें। तो सर हमने क्या बोला था? एक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा होता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, करेक्ट, जिसमें दो आगे सब स्टेटमेंट्स होती है। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम, जो हम इनकम स्टेटमेंट की तरह बोलते हैं उसको बार बार, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। और एक होता है ओसीआई विच इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम पता था कि 4 या 5 ही आइटम्स होती है, वही आते हैं। या तो दे कैन बी रिक्लासिफाइड और दे कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड, करेक्ट। जो ओसीआई का बैलेंस होता है, करेक्ट, ये भी सर ओवर टाइम क्या होता है? इट गेट्स एक्यूमुलेटेड। क्या होता है सर? इट ऑल्सो गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द टाइम। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? तो अगर हमारे पास बैलेंस शीट है, तो हमारे पास जो हमारी बैलेंस शीट होगी, हाउ विल इट लुक? आवर बैलेंस शीट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आवर बैलेंस शीट, योर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, एंड यहाँ पे आपके हैं एसेट्स। तो इक्विटी में सबसे ऊपर क्या आता है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी आपका अमाउंट है, करेक्ट, प्लस आ गया आपका एपीआईसी। इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट है तो इसी में से ही ट्रेजरी शेयर्स माइनस हो जाते हैं, और इसी में से ही ट्रेजरी शेयर्स माइनस हो जाते हैं। एपीआईसी में से जो एडिशनल प्रीमियम वाला पार्ट था वो सब्ट्रैक्ट होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में एक्चुअल जो फेस वैल्यू होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, करेक्ट। फिर हमने पढ़ा सर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स भी वो आ जाता है, इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं, करेक्ट। फिर आता है सर रिटेन्ड अर्निंग्स। बट सर रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे दिखते हैं सर? एकदम एक्यूमुलेटेड दिखते हैं। से फॉर एग्जांपल 2023 के हैं, 2024 के हैं, 2025 के हैं, करेक्ट। जो पूरा टोटल होएगा फिर हम वो अमाउंट दिखाएंगे बाहर। समझ में आया? उसके अलावा क्या आता है सर? योर एक्यूमुलेटेड ओसीआई। योर एक्यूमुलेटेड ओसीआई आ जाता है, से 2023 का डेटा दिया हुआ है, 2024 का डेटा दिया हुआ है, 2025 का डेटा दिया हुआ है, तो ये भी हम पूरा ऐड करते हैं और जो इसका सम टोटल है वो इसको बाहर दिखा देते हैं। समझ में आया? या तो कोई डाउट, या तो कोई क्वेरी? तो व्हाट इज इट? इट इज जस्ट accumulation, इट इज accumulation ऑफ द ओसीआई ऑफ द कंपनी ओवर द ईयर्स। ठीक है, क्यूमुलेटेड है। अब आता है सर समथिंग नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है सर? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी यहाँ पे आ जाता है। इसको मैं पहले तो ग्रीन करता हूँ ताकि देयर इज कंसिस्टेंसी। फिर आता है सर समथिंग नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग
इंटरेस्ट और जो भी इसका अमाउंट होगा वो भी आ जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा टोटल इक्विटी, करेक्ट। फिर आ जाएगा लायबिलिटीज का अमाउंट जो भी होगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा एसेट्स का अमाउंट, करेक्ट। जस्ट इंडिकेटिवली मैंने आपको बताया क्या आता है यहाँ पे, समझ में आया। अगर हमें थोड़ा इसको वैसे करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज आवर बैलेंस शीट। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं सर आता हूँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे। सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड हैज़ अक्वायर्ड बी लिमिटेड। क्या है सर? इट हैज़ अक्वायर्ड या इट हैज़ मर्ज विद बी लिमिटेड। ए लिमिटेड वैसे अपने कैसे फाइनेंशियल्स बनाता था सर? अपने बनाता था स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बी लिमिटेड भी अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता था, करेक्ट। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। अब सर बिकॉज ऑफ दिस मर्जर नाउ दे बिकम पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। तो अब क्या होंगे सर? इनके ग्रुप फाइनेंशियल्स बनेंगे। ग्रुप फाइनेंशियल्स बनेंगे जिनमें सर जब बैलेंस शीट बनेगी तो जो भी इक्विटी है तो इसकी इक्विटी में आएगा ए प्लस बी, करेक्ट। एंड जो लायबिलिटीज़ होंगी यहाँ पे भी क्या होएगा सर? यहाँ की भी लायबिलिटीज़ में ए प्लस बी। एंड जो यहाँ पे एसेट्स बनेंगे यहाँ के भी एसेट्स में ए प्लस बी। मतलब हमने ए के भी एसेट्स ले लिए, बी के भी एसेट्स ले लिए यहाँ पे, एंड इक्विटी में ए के इक्विटी एंड बी का इक्विटी, राइट। लायबिलिटीज में ए की लायबिलिटी एंड बी की लायबिलिटी। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? इसको क्या बोलते हैं सर? इसको ही हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया सर? दिस इज इन डेप्थ इन लेवल 2। तो अभी आपको बिल्कुल कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेवल 2 में जब हम करेंगे तो बहुत इन डेप्थ करेंगे, तब की हम तब देखी जाएगी। समझ में आया सर? इज दिस एनसीआई? नहीं सर, अभी एनसीआई नहीं आया है, एनसीआई अब आएगा। अब सर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर किया, करेक्ट। बट सर कितना अक्वायर किया? ओनली 70% अक्वायर किया, करेक्ट। बाकी जो 30% है वो सर कोई दूसरा बंदा होल्ड कर रहा है, अदर इन्वेस्टर है कोई। समझ में आया? अदर इन्वेस्टर। समझ में आया? what is the transaction, how is the arrangement of the transaction? A limited has acquired B limited, correct, but only 70% acquire किया है, पूरा 100% acquire नहीं कर पाई, क्योंकि सर पैसा लगता है ना, इतना पैसा नहीं होगा A limited के पास, तो पूरा 100% नहीं acquire कर पाए। You were able to acquire only 70%, correct। तो सर जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी, इसमें इक्विटी में आप डालोगे, एसेट्स डालोगे एंड लायबिलिटीज डालोगे, करेक्ट। सर बैलेंस शीट जब भी बनेगी ये ग्रुप की बनेगी, ग्रुप मतलब कंसोलिडेटेड, करेक्ट, कंसोलिडेटेड। तो सर यहाँ पे आप एज एसेट्स एंड बीज एसेट्स यूज करोगे, ठीक है। लायबिलिटीज में भी एज लायबिलिटीज प्लस बीज लायबिलिटीज यूज करोगे। इक्विटी में भी सर आप इक्विटी में यहाँ पे एक स्टार लगाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ए के एसेट ले लिया आपने, बी के एसेट ले लिए, जबकि बी के पूरे एसेट्स है आपके पास? नहीं सर, आपकी सर सिर्फ 70% है, करेक्ट। आपने ए का पूरी है, बी का कितना है सर? बी के भी आपके पास सिर्फ 70 है। तो ए की तो आपने इक्विटी लगा दी, बी की आपको इक्विटी कितनी दिखानी चाहिए सर? बी की भी आपको 70% दिखानी चाहिए ना। बट जब भी हम ऐड करते हैं हम फुल दिखाते हैं, हम हमेशा ही फुल दिखाते हैं, करेक्ट। तो एक अलग से within equity only sir, within equity we show something non controlling interest। non controlling interest मतलब सर हमारे पास इक्विटी में कुछ एक वैल्यू आ रही है जिसका हम होल्ड नहीं करते, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, मतलब वी आर नॉट कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट। 30% का हम होल्ड नहीं कर रहे, क्योंकि इफेक्टिवली सिर्फ 70% ही हम होल्ड करते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? जब हमने दिखाया फुल 100%, बट जब एक्चुअली दिखाना है हमें तो सिर्फ 70% दिखाना चाहिए, करेक्ट। हमने जब लायबिलिटीज भी ली तो भी हमने पूरा 100% लिया, जैसे हमने ये किया ना, हम एज इट इज ही करेंगे। जब भी कंसोलिडेट होता है ना सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ही बनते हैं, राइट। बट इसमें से ए का कुछ है, बी का 70% कुछ है एंड 30% कुछ है,
तो हम क्या करते हैं सर, ये जो 30% है इसको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखाते हैं, बस सिंपल। इट इज शोन एज इक्विटी के अंदर ही, इक्विटी के अंदर ही यहाँ पे एनसीआई का कुछ अमाउंट दिखता है। कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, जब हम करेंगे लेवल 2 में बहुत इन डेप्थ में करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी हमने क्या दिमाग में रखना है, यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे एसेट साइड, यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, करेक्ट। यहाँ पे 100% ऑफ एसेट्स लेंगे, ए प्लस बी, करेक्ट। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि बी के 70% के ही हमारे ऊपर मालिकाना हक है, हमारे पास 30% के ऊपर मालिकाना हक नहीं है। मालिकाना हक मतलब वी डू नॉट ओन 30%। यहाँ पे जब हम लायबिलिटीज ले रहे हैं, हम लायबिलिटी जब लेंगे तो पूरी लेंगे, ए प्लस बी। हाउएवर जो ए का है, ए का हम पूरा ओन करते हैं, बट बी का सिर्फ हम 70% ही ओन करते हैं, 30% ओन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इक्विटी दिखाते हैं ना, इक्विटी में ही हम एक एडजस्टमेंट दिखाते हैं, इक्विटी में ही एडजस्टमेंट दिखाते हैं फॉर दिस 30%, करेक्ट। यही 30% की जो भी एडजस्टमेंट होती है, हम इसको कहाँ पे दिखाते हैं सर, इक्विटी में ही दिखाते हैं, इक्विटी के अंदर ही दिखाते हैं इसको। यहाँ पे ही जैसे मैंने दिखाया आपको, यहीं पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का अमाउंट आता है, विच इज नथिंग बट एन एडजस्टमेंट। टेक दिस एज एन एडजस्टमेंट राइट नाउ। समझ में आया? या तो कोई डाउट, या तो कोई क्वेरी? अगर नहीं समझ में आया स्किप कर दो, लेवल 2 में करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो दिस बिकम्स ए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इज कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो माइनॉरिटी है, कौन है सर, 30%। हम 70% मेजॉरिटी है, बट जो 30% की माइनॉरिटी है, जो दूसरे हैं अदर इन्वेस्टर्स, उनका हम शो करते हैं अपने ही बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब भी बनती है तो 100% कॉन्टेक्स्ट में ही बनती है, कभी भी ऐसी नहीं कि 70-30 बनती है, ऐसी नहीं बैलेंस शीट बनती है, बनती तो पूरी 100% की ही बनती है। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई क्वेरी? सर एक पार्ट रह गया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये हम कल करेंगे, एंड कल फर्स्ट 5-10 मिनट्स में इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। आई नो आज की क्लास थोड़ी लंबी चली गई है, आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू टेक इट वेरी वेरी लॉन्ग, बट इट इज़ ओके, एटलीस्ट वी वर एबल टू क्लोज, ठीक है। एक ये पार्ट रह गया है, इसको आप रीड थ्रू भी कर लोगे तो भी चलेगा, इससे वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आते, बट एक बार रीड थ्रू कर लेना एंड देन वी आर डन, ठीक है। तो इसको एक बार रीड थ्रू कर लेना। क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ। क्वेश्चन ये सर होमवर्क, ठीक है, ये सर होमवर्क, ये सर होमवर्क, तीनों होमवर्क हो जाएंगे सर, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिससे जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये हम कल 5 या 7 मिनट्स में इसको क्लोज करने हैं, आपको बस इसको रीड थ्रू ही करना है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, कुछ याद नहीं रखना है, इसको बस रीड थ्रू करना है, ठीक है। That is all from my end, sir. I hope you took out value from today's class, है ना? A very nice class. We understood the entire structure, the outline of what a balance sheet looks like. Now we'll move into the next chapter wherein we analyze a balance sheet. हम analyze करेंगे कि अगर कोई balance sheet है, अलग अलग assets है, अलग अलग liabilities है, equity के अलग अलग components है. Now we are well versed with everything. Components of equity, components of liabilities, components of assets. We are well versed with everything. एसेट्स में आ जाते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज में आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इक्विटी में क्या आ जाता है, इक्विटी में आ जाता है योर इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है, जिसमें नॉमिनल कैपिटल आ जाता है, एपीआई से आ जाता है एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाता है, ट्रेजरी शेयर आ जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाते हैं, एक्यूमुलेटेड ओसीआई आ जाता है, एंड समथिंग नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी है, करेक्ट। जब हम नेक्स्ट क्लास में कल हम जब मिलेंगे, नाउ वी विल एनालाइज दिस, ठीक है। एनालाइजिंग बैलेंस शीट बहुत छोटा चैप्टर, एक क्लास में क्लोज हो जाएगा, विच इज नॉट वेरी वेरी बल्कि, ठीक है। आई होप यू टुक आउट वैल्यू। इफ यू टुक आउट वैल्यू, इसको प्लीज एक बारी अपने एंड पे रिवाइज करना, जो हमने क्वेश्चंस करे हैं क्वेश्चंस को क्लोज करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज टेक केयर, सी यू टुमारो। चलो बाय बाय।